भाई आज जिस चीज़ को मैंने लिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सभी का मतलब ये है जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में ये 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात क्या है ऐसी जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई बता देता हूँ। ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। रिडक्शन का मतलब है अपचयन। आज इस वीडियो के अंदर जो आप देखोगे ना, एक तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते किसको है डीपली ये समझोगे। दूसरा समझोगे आप ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्याएं, ये किसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं आपको अब केमिस्ट्री के अंदर ल्यूसेंट की चैप्टर नंबर 6 जो है ना, वो ऑक्सीकरण और अपचयन पर ही बेस्ड है। पूरा का पूरा ऑक्सीकरण अपचयन पर बेस्ड है, लेकिन मैं उसको नहीं करा पा रहा था जब तक मैं ये वीडियो ना बना दूं। क्यों ना बना दूं? क्योंकि यार जो चीज़ आपसे बेसिक रूप से नहीं आती, हो सकता है बहुत सारे बच्चों से आती हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं आता होगा। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना पहले मैं इसको समझा देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये डिस्कशन अपना वीडियो में भी चलता था, जहाँ पर हम एमसीक्यू स्टार्ट कराया करते थे वहाँ भी चलता था, लेकिन उसके हिसाब से हमारे एमसीक्यू वाली वीडियो लंबी हो जाया करती थी। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि क्यों ना मैं इस थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर दूँ। जो आज बताऊँगा ये इतना काम का है कि आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा लगवा के चला जाएगा। जब पूरा चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू लग जाएंगे तो और क्या चाहिए आपको। तो ये बेसिक है और इस बेसिक को बहुत ज़रूरी है जानना, इम्पोर्टेंट भी है। और भाई अगर आज आपने इस वीडियो को तमीज़ के साथ देख लिया, किस किस को बताया मैंने, 10th वाले 11th वाले, क्योंकि 11th में रिडॉक्स के नाम से चैप्टर ये है, ये तो रिडॉक्स के नाम से है, तो आप 11th वाले भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि भाई ये भी देखें। और साथ में आप जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन सब के लिए तो है ही, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट बना रहता है। और बड़े हलवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट में खास करके, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निकल पार्ट बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे साइंस का पोर्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो भाई आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, तो मैं इसके बारे में ही डिटेल डिस्कशन करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन कहते किसको है? ऑक्सीडेशन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण खास है, बहुत ज़्यादा खास है। देखो मैं आपसे अगर कहूँ कि आपके पास कोई भी पदार्थ है उसे आप जला दो, जब आप जलाओगे तो जलाते वक्त क्या होगा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जब जलती है कोई चीज़ तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। जब वो जलना शुरू करेगी तो इसका मतलब ये है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने उस पदार्थ को जला दिया, तो इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ की आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है तो इस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लो, क्या ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? व्हेन, हिंदी में लिखो, सब कुछ हिंदी में लिखो, क्योंकि ऐसा कोई सा बच्चा नहीं है आज के दौर में जिसे हिंदी और इंग्लिश में पता ना हो। सबको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सबको पता है ऑक्सीकरण होता है भाई। तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे फोकस ना करें कि ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन, भाई सब आता है आप लोगों से, बहुत मॉडर्न एज चल रही है। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ क्या होता है ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण, ठीक है। पहली बात आपने समझ ली, ऑक्सीजन का ऐड होना ये ऑक्सीकरण है। दूसरा क्या, जब आप जला रहे होगे किसी पदार्थ को तो उस पदार्थ के अंदर जितने भी एटम हैं उन एटम को हीट मिलेगी। जब एटम को हीट मिलती है तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनको हीट मिलेगी। जब उनको हीट मिलेगी तो वो नाभिक से नाभिक को छोड़कर जा भी सकते हैं और नाभिक से दूर जा सकते हैं। तो इस कंडीशन को भी आप ऑक्सीडेशन कहते हो। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या कहते हो, इसको ऑक्सीडेशन कहते हो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, जिसको हम कहते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या होता है ये, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही ऑक्सीडेशन है, इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का ऐड होना ये भी ऑक्सीडेशन है। अच्छा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगला पॉइंट लिख दो, क्या हाइड्रोजन का निकलना ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। इंपॉर्टेंट बात थी, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से बता दिया। ऑक्सीजन का ऐड होना ये भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही होती है तो दो कंडीशनों में होती है, एक तो आप जस्ट आग लगा दी या फिर आपने किसी मेटल को खुला छोड़ दिया तो मेटल हवा के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना लेगी। दूसरी बात, तो इन दोनों में ही क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हीट मिलती रहती है और वो निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना ये भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होना ये भी ऑक्सीडेशन। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, अगर मैं किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को किसी नॉर्मल या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास को ले आऊं तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचे, है ना, अपनी तरफ को खींचे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ये भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसने दूसरे वाले एलिमेंट का क्या कर लिया होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा। तो आप ये कह सकते हो विद्युत ऋणात्मक तत्व का ऐड होना, है ना। बताया ना विद्युत ऋणात्मक किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रो निगेटिव। तो कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और आपको पता है मैंने आपसे कहा भी था बेटा मेरे बच्चे याद कर ले, पीरियोडिक टेबल को याद कर ले। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, या फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों है, इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि इनकी कक्षाओं में 6-6, 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इन्हें अपनी पूरी कक्षा भरने के लिए दो या फिर 1 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड की मेटल्स हैं वो सारी की सारी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स हैं राइट हैंड साइड के वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इसको भी देख लेंगे। फिलहाल आपको पता लग गया विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचने की ताकत रखते हैं, पुलिंग की ताकत रखते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो दूसरे के पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यही तो बता रखा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये किस चीज को बताती है, ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट चारों ही हैं आपके लिए, इससे बच के नहीं जाएगा। अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी ऑक्सीडेशन को समझने की। समझ गए आप, बेसिक बात थी क्या, ऑक्सीजन का ऐड होना, फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का निकलना या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व का ऐड होना, ये सभी के सभी ऑक्सीडेशन है। इसके बाद दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन की बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं अपचयन। कलर चेंज कर लो, अपचयन इसको बोलते हैं रिडक्शन, है ना। रिडक्शन देखो भाई, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एटम लेता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसे। तो पहला पॉइंट लिख दो, लेकिन पहले लिखो ऑक्सीजन के हिसाब से। तो वहां ऑक्सीजन का ऐड होना था, तो यहां कहेंगे कि ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, वो रिडक्शन है। यहां पर ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, कोई रिएक्शन हो रही है उससे ऑक्सीजन निकल रही है, निकलना, है ना, उससे ऑक्सीजन निकल रही है तो वो कहलाएगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा, एक्चुअल में रिडक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होती है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, तो यहां लिख देंगे ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का ऐड होना, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का ऐड होना। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बेसिक सी बात बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर के बाद मैं ऑक्सीकरण और अपचयन का ल्यूसेंट से है ना एमसीक्यू उठाऊंगा। वो लगभग 27 से 30 के आसपास एमसीक्यू है, मतलब 2 लेक्चर में सारे के सारे एमसीक्यू ख़त्म होने ही हैं उसके हर हाल में। तो अब क्या होगा ये कि अगर आपने अब ये लेक्चर नहीं देख रखा होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी उन एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने में। इसलिए उनको अटैम्प्ट करने से पहले आप ये बेसिक अच्छे से समझ लें, क्योंकि फिर वो एकदम सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। 15-15, 10-10 मिनट की वीडियो बन जाएंगे, चैप्टर खत्म। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये क्या कहलाता है आपका? अपचयन। और ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कहलाता है आपका? ये भी कहलाता अपचयन। तीसरा, वहां पर हाइड्रोजन निकली थी, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगी, तो लिखेंगे हाइड्रोजन का ऐड होना, ये क्या कहलाएगा आपका? अपचयन कहलाएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है। इसके बाद कौन सा पॉइंट बचा था? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ था, वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया था, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया था। तो यहाँ उल्टा कर देंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे विद्युत धनात्मक तत्व का ऐड होना, विद्युत धनात्मक तत्व का ऐड होना, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना। विद्युत धनात्मक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, ये क्या कहलाता है आपका? रिडक्शन। आई होप ये आपने चारों पॉइंट अच्छे से समझ लिए होंगे, अच्छे से जान लीजिएगा। मैं अब क्या कराने वाला हूं, अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन लूंगा जिसमें बताऊंगा कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। साथ में इसमें यह भी बताया जाता और पूछा भी जाता कि अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक कौन होता है ये बताऊंगा आपको, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। 2 तरह के, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके बारे में बताऊंगा, पहले अब समझा देता हूं। चलो इसके बाद यही बता देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? अपचायक। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीकारक। तो हम अपचायक के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट, बस एक लाइन में खत्म कर दूंगा भाई, एक लाइन में, जैसे लिखूं ना वैसे ही लिख लेना। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? देखो आपको एक बात बताई थी मैंने, एक का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का होता है रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ऑक्सीडेशन करवाए वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाली बात आपने समझ ली। अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेरे सामने जरूर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। दूसरी बात, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, अब देखो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता लग गया आपको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास प्लस का चार्ज होना चाहिए, प्लस का चार्ज होगा तभी वो इलेक्ट्रॉनों को लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट? जो इलेक्ट्रॉन देता है। रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअल में जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लिया आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन करवाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। तो ये वाली बात मैं यहां लिख देता हूं, क्या? अपचायक वह होता है, अपचायक वह होता है जो
दूसरे एलिमेंट का अपचयन कर रहा होता है। देखो, अपचायक वह होता है जो दूसरे एलिमेंट का अपचयन कर रहा होता है। अपचायक को तो पता है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन करता है। जब दूसरे का रिडक्शन करेगा, देखो आप बात समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल हल्की लैंग्वेज है ये, बहुत ही हल्की लैंग्वेज। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो दूसरे का रिडक्शन करेगा। अब रिडक्शन कहते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनों का लेना, ये रिडक्शन है ना। तो इसका मतलब ये मैं रिड्यूसिंग एजेंट को तो मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूँ। जब इसका रिडक्शन करूंगा, अब इसे इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो जब इसे मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं खुद कौन हुआ, मैं खुद कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपना ऑक्सीकरण भी करता है। देखो ऑक्सीकरण होगा ना मेरा, जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन इसे दूंगा तो इसका तो रिडक्शन कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं अपना खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा हूं ना। ये वाली बात बस इंपॉर्टेंट थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अपचायक वह होता है जो खुद का ऑक्सीकरण कर रहा होता है, यार ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, अपचायक वह होता है जो खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है। मैंने बताया कि अपचायक दो तरह से समझ लो आप। अपचायक वह होता है जो दूसरे का अपचयन करता। तो दूसरे का अपचयन तो तभी होगा जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, यही बता रखा। जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, मैं दूंगा। जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो मैंने अपने इलेक्ट्रॉन तो कम कर दिए ना, तो इलेक्ट्रॉन तो मेरे अंदर से निकल गए। इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता, बताया था शुरुआत में। तो मैं अपना ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, मतलब ऑक्सीकरण कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये वाली बात आपने बेसिक रूप से समझ ली, तो ये इंपॉर्टेंट थी भाई। अपचायक वह होता है जो दूसरे एलिमेंट का अपचयन कर रहा होता। जब दूसरे एलिमेंट का अपचयन कर रहा होगा तो मेरा क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ये अपचायक की खास बात थी। ऐसी मैं बोल देता हूँ इसके साथ साथ, अपचायक हो गया ऑक्सीकारक, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वो होता है जो, अब देखो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट, बस एक एक लाइन में खत्म हो जाएंगे भाई, मैं आपको टफ लगने ही नहीं दूंगा। देखो कैसे खत्म करते हैं। ऑक्सीकारक कौन होगा, जैसे आपने वहां देखा वैसे इसको यहां समझो, मिक्स मत करना। अगर उसको इसके साथ मिलाने लगे तो भाई आपको बिल्कुल माता पच्ची हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि टुमक डुमक डुम डुमक डुमक डुम डुमक डुमक डुम ताड़ा, बस यही करते रह जाओगे, क्योंकि आपका फिर सब कुछ निकल चुका होगा, मिक्स हो चुका होगा। मिक्स मत करना। देखो इसके नाम से पकड़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। एक बार फिर से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भूल ना जाएं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जो दूसरे एलिमेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जो दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, कर रहा होता है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बाद मैं आज आपको एक मिठाई दूंगा, उसको समझना। मिठाई कैसी होगी वो देख लेना। ये तो पता लग गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का क्या कर रहा होता है, ऑक्सीकरण कर रहा होता है। अब मैं दूसरे का ऑक्सीकरण करूंगा तो इसका मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन लूंगा,
तभी तो दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा होगा। जब दूसरे का मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर पहले ही बहुत सारा प्लस का चार्ज है, उस प्लस के चार्ज को ख़त्म करने के लिए मैं माइनस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँगा। तो मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ रिडक्शन। मैं अपना क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद का रिडक्शन करता है लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। ये वाली बात लिख दो फिर। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जो क्या होता है, जो खुद का रिडक्शन, जो खुद का रिडक्शन करता है ना। खुद का रिडक्शन क्यों करा, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे का क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन। तो भाई अब कोई चीज़ जान लेते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, भाई इनका कोरोसिव नेचर होता है, ये जलाने की ताकत रखते हैं। जब दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन निकलने, तो अब आप सोचो ना वो जल जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो गया, तो उसका ऑक्सीकरण करने वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता। तो इसका नेचर जो होता है वो कोरोसिव होता है, जलाने वाला भयंकर तरीके से। जैसे कि एसिड, जितने भी एसिड होते हैं ना, जितने भी एसिड होते हैं सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब बना जब उसे दूसरे का ऑक्सीडेशन करना था, और दूसरे का ऑक्सीडेशन किया उसने, इसलिए वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, जितने भी होते हैं, सब ये कोरोसिव नेचर के होते हैं और दूसरे को जलाने की ताकत रखते हैं, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भयंकर होते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ एसिड्स ऑल, मैं आपको ऑक्सीकरण नंबर के हिसाब से भी, ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से भी ये बता दूंगा कि ये कोरोसिव नेचर के ही क्यों होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी, आपने जान ली। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको क्लियर करा देगा कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने जिंक को डाल दिया किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिसमें कॉपर +2 की फॉर्म में है, तो होगा क्या, होगा ये कि जिंक अपना Zn+2 की फॉर्म में आ जाएगा और कॉपर जो है ये Cu की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका क्या हुआ, सब कुछ। देखो Zn था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब कोई चार्ज नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। शुरुआत में न्यूट्रल स्पेशीज का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है, तो ये न्यूट्रल स्पेशीज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसके पास प्लस का 2 चार्ज आ गया, तो ये प्लस का 2 चार्ज तब आया होगा जब इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तभी प्लस का चार्ज आया, और प्लस का चार्ज ये बता रहा है कि इसे भाई साहब अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चुर गए। ये वाली बात कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसका क्या हुआ, देखो इसने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहां को लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने, लूज। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एलिमेंट, तो वो अपना क्या कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने अपना क्या किया है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, जिंक का। जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन कर लिया भैया जी। देखो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को मैंने अलग लिख दिया, ऑक्सीडेशन, जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन किया। अब जरा कॉपर को देख लो, कॉपर +2 था। अब ये कॉपर +2, इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो लिए थे वो ले लिए थे जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया था। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को क्या कर लिया, न्यूट्रल कर लिया। तो इसने अपना चार्ज खत्म कर लिया। इसने तभी खत्म किया होगा जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेना रिडक्शन कहलाता है। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन।
तो ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब समझते हो, अपचयन। तो ये अपचयन हो गया और ये ऑक्सीकरण। तो आपको पता लग गया इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। ये था बेसिक। तो भाई जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर का अपचयन हो गया। अब सवाल ये आता है इन दोनों में कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। ये जबरदस्त था, ये ठीक है भाई। देखो अब मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीडेशन करता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मुझे बताओ, इसने ही तो किया था इसका ऑक्सीडेशन। कॉपर ने जिंक का ऑक्सीडेशन करवा दिया है ना। ये ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर की वजह से। तो कॉपर यहां पर कौन हुआ? कॉपर हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपना क्या करते हैं? रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपना क्या करते हैं? रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपना क्या करते हैं? रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वह खुद का क्या कर रहे होते हैं? रिडक्शन। तो क्या ये वाली बात मेरी ठीक नहीं थी? बिल्कुल ठीक थी। देखो समझ में आ गया आपने। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कॉमन सेंस की बात है, जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? ये अपचायक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हो गया ऑक्सीकारक। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसका मतलब ये इसने एज ए एसिडिक बिहेव किया है। यहां पर इसने एसिडिक बिहेव किया क्योंकि ये ऑक्सीकारक है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, जरा इसको भी डिटेल में समझ लो। इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं। इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं? लूज किए हैं। और जिसका जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है वो क्या कर रहा होता है? अपना ऑक्सीडेशन। तो इसने अपना ऑक्सीडेशन किया है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसने अपना खुद का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ना। बात समझे? जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो दूसरे को क्या कर रहा होता? इलेक्ट्रॉन दे रहा होता। तो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इनसे, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं भैया, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने यहाँ पे बता रखा था, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। अपचायक वह होता है जो दूसरे एलिमेंट का अपचयन कर रहा होता है। अपचायक वह होता है जो खुद का ऑक्सीकरण कर रहा होता है। आप कहीं भी लगा लें, रिडॉक्स का कोई सा भी क्वेश्चन लगा लें, इस कॉन्सेप्ट से अगर आपका आंसर नहीं आए तो नाम बदल देना मेरा। भाई हर क्वेश्चन आ जाएगा ये पहचानने के लिए कि कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। भाई 101% आप 101% बता दोगे सही सही कौन सा ऑक्सीकारक है कौन सा अपचायक है, अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो। चलो इसके बाद इसमें जो लेक्चर है इसका लास्ट का है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ये क्या होती है ना? ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी में क्या फर्क है ये भी लिख देता हूं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर्स में क्या अंतर है? ये भी बच्चों का बहुत रहता है। बताओ क्या फर्क रहता है इन दोनों में? देखो अब आप समझ लो चीजों को। ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कहते किसको है? जब कोई भी एलिमेंट और उस एलिमेंट का कोई भी एटम, जब वो एटम अपने चारों तरफ, जो उसके चारों तरफ दूसरे अलग अलग तरह के एटम्स लग रहे हैं, उनके साथ ये रिएक्शन करके बॉन्ड बना रहा होगा। चलो किसी स्पेशीज को पकड़ लो, जैसे कि सल्फेट हो गया या H2SO4 हो गया। तो इसमें सेंट्रल एटम जो है वो सल्फर है।
सल्फर ये एक OH ऐसा हो जाएगा और एक OH ऐसा हो जाएगा, और साथ में आपके पास एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगी और एक ऑक्सीजन लग जाएगी ये, तो ये हो गया H2SO4। ये मैंने आपको H2SO4 का मैंने स्ट्रक्चर, भाई लोगों मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो ये मैंने आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर बना कर दिखा दिया। अब काम की बात क्या है इसमें? काम की बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो एटम है ये अपने नियर बाई एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो बॉन्डिंग करने के बाद जो इसके ऊपर चार्ज आएगा, चाहे वो प्लस का आए चाहे वो माइनस का है, तो जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो चार्ज ही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चार्ज प्लस का भी हो सकता है, ये चार्ज माइनस का भी हो सकता है, और ये जो वैल्यू आएगी ये पॉइंटों में भी आ सकती है। पॉइंटों को वैल्यू को हम बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये पता लगा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कुछ नहीं, वो परमाणु के ऊपर उपस्थित चार्ज होता है जो बॉन्ड बनाने के बाद आता है। बस ऐसा ही लिख लो आप, या अगर आपने मेरी बात सुन ली तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, फिर लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात आपने समझ ली कि ये इसके पास जो आएगा वो आएगा इसका खुद का अपना ऑक्सीडेशन नंबर। वो क्या आएगा? देखो, ऑक्सीजन और सल्फर को देखो, दोनों एक ही ग्रुप में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अगर आप लोग चाहें तो मैं पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से भी याद करवाता हूं, तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, लेकिन आप लोग जब कमेंट करेंगे ना कि एक सेपरेट वीडियो बनाए तभी करूंगा ये काम। आपको पता है जैसे आप ऊपर से नीचे को आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता, तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन जैसे लिए सल्फर के पास उतना ही प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए। वैसा ही काम कर रहा होगा नीचे वाला ऑक्सीजन, तो नीचे वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसकी वजह से प्लस का 2 चार्ज और आ जाएगा। इधर वाला ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिनकी वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। अगर टोटल चार्ज देखोगे सल्फर पे तो ये आएगा प्लस का 6। सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आ गया? प्लस का 6। तो ये इसका खुद का कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर आप सल्फर की वैलेंसी की बात करोगे तो भाई सल्फर की ग्राउंड स्टेट पे जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आया है और ऑक्सीजन वाले ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो भाई इसकी वैलेंसी 2 है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? प्लस का 6 है। तो वैलेंसी को, पहली बात, वैलेंसी जो होती है वो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो पहली बात तो हम वैलेंसी को प्लस माइनस के साथ नहीं बोलते, प्लस माइनस के साथ हम ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं। तो पहला अंतर तो ये आ गया कि हम वैलेंसी को प्लस माइनस के साथ नहीं बोलते। दूसरा अंतर क्या है? वैलेंसी जो है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे कि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके होती है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस का भी हो सकता है, इसकी वैल्यू पॉइंटों में भी आ सकती है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ बेसिक अंतर है। अच्छा, सिमिलैरिटी क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर कुछ केसेस में वैलेंसी के बराबर होता है, कुछ केसेस में होता है वैलेंसी के बराबर, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, आप देख सकते हैं कि ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। तो फिलहाल आपने ये बेसिक चीज़ समझ ली, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के अंदर फ़र्क जान लिया। अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात 11th वालों तुम्हारे लिए भी, गवर्नमेंट वालों तुम्हारे लिए भी, इम्पोर्टेंट बात ये है मेरे भाई कि आपको कैसे पता लगेगा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ग्राउंड स्टेट पे कितना है। कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होने चाहिए, तो कैसे निकालोगे आप? मैं बताता हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ए ग्रुप, इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत रखते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जरा इस चीज़ को बना ही लेता हूँ, पीरियोडिक टेबल बना लेता हूँ। ये आपके सामने फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल मैं रटी हुई है यार, पीरियोडिक टेबल मैं आप लोगों को भी रटा दूंगा। इस तरह से है ये, ठीक है भाई। ये 6 हैं तो इनको 6 बना लो आप,
ये 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डी, ये डी ब्लॉक है, इसको छोड़ दो, हम मेन ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक इसको भूल जाओ। ये पूरा का पूरा दो जो बिल्डिंग खड़ी थी ये एस ब्लॉक है। आप किसी कॉलेज में जाते हो ब्लॉक के नाम से जानते हो ना, वही फला ब्लॉक पर चले जाओ, एस ब्लॉक में पी, ऐसा ही ये पी ब्लॉक है। अच्छा, एस ब्लॉक के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए ये 2 ग्रुप बने हैं। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए ये 6 ग्रुप बने हैं। डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए डी के 10 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है हमारे फिलहाल वैलेंसी के अंदर। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये कहलाता फर्स्ट ए ग्रुप। इसके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये अपना आयन बनाता है, इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। इसकी बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं सेकंड ए ग्रुप। इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एक एलिमेंट की बात कर लो, मैग्नीशियम की Mg की, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता, तो 12 को लिखोगे 2 8 और 2, तो देखो बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट पे इसकी जो वैलेंसी निकल कर आएगी वो आएगी +2। तो मतलब सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी वैलेंसी कितनी होगी, +2। जरा इसको आ जाओ, ये है थर्ड ए ग्रुप, बोरॉन फैमिली, थर्ड ए ग्रुप, बोरॉन फैमिली। इनकी बेसिक उमूमन तौर पर जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। इनकी 1 वैलेंसी होती है, इनकी 2 वैलेंसी होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2। प्लस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसकी बात कर लेते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी +3 होती है जनरली ग्राउंड स्टेट में, स्टेबल बैलेंस, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जैसे आप फोर्थ ग्रुप पर आते हो कार्बन फैमिली पे, तो भाई अब कार्बन फैमिली जो है हल्की हल्की इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ बढ़ गए आप, तो भाई इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे, कार्बन है तो भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करोगे तो ये -4 भी होती है, +4 भी होती है। बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल बता रहा हूँ कौन कौन सी आपको लेनी है। लेकिन जैसे आप फिफ्थ ग्रुप की बात करते हो, नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हो, तो नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी 3 हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो गया। अगर बात करो इस वाले ग्रुप की जिसको 6 से कहते हो, ये है कैल्कोजेंस, मतलब ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया ग्राउंड स्टेट पे। इसके बाद आता है आपके पास हैलोजन। हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, चाहिए वाले को दिखाते हैं माइनस से। और लास्ट में आता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप तब बनता है जब पी के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन और नहीं चाहिए, इसलिए इनकी पूरी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0, और वैलेंसी भी इनकी कितनी होती है, 0। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद कर लेनी है। हालांकि जो मेरे पास मेथड है ना गाइस, वो मेथड ऐसा है कि उसमें ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़रूरत, बहुत कम इसका यूज़ होता है, डायरेक्ट आप निकाल देते हो। स्ट्रक्चर से जो बताया था मैंने उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आप डायरेक्ट निकाल देते हो। लेकिन उसमें फिर एक बात याद रखनी पड़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताना, कार्बन से जैसे जैसे आगे को बढ़ते चले जाओगे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बनते चले जाएंगे। तो बस वही, जरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये किसकी तरह बिहेव करेगा ये भी हम जानेंगे, ठीक है, ये भी हम जानेंगे। एक चीज़ और बता दूं, डी ब्लॉक के अंदर जो होते हैं ना, एक्चुअल में 10 ग्रुप होते हैं, मैं आपको ही बता चुका हूँ। लेकिन एक बात जान लो आप, सपोज दैट जैसे कि आपके पास मैग्नीज है, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल, मैग्नीज का क्या होता है, क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का होता है 25, परमाणु क्रमांक इसका 25 है। तो इसका जब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा 4s2 3d5। तो मेरे भाई ये है एक मेटल, तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनमें से बहुत सारों की पाई जाती हैं। तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है इसकी +1 भी पॉसिबल है, +2 भी, +3 भी, +4 भी। मतलब ये है कि जितने इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7, तो ये 7 के 7 भी निकाल देता है, +7 तक पहुंच जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसी की ही पाई जाती है।
प्लस का 7 मैग्नीज की। अब जब ये प्लस का 7 पे पहुंच चुका है, मतलब अपना पूरा आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिट खाली कर चुका है, तो क्या ये फर्दर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। अंदर के इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, वो निकलेंगे ही नहीं। बाहर की जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे निकाल दिए। तो ये मैक्सिमम है इसकी, ये मैक्सिमम पॉसिबल है, ठीक है। जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी। अब ये क्या करेगा गाइज, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखता, जो +7 वाला होगा ये इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखेगा, बहुत हाईली, है ना, हाईली तरीके से इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा दूसरे के, जब दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन, खुद ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसीलिए कि MnO4 भी एक एसिडिक नेचर का होता है गाइस, एसिडिक नेचर का, क्योंकि ये दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ये वाली बात मैंने बता दी आपको इससे। ये मैंने ग्राउंड स्टेट पर ऑक्सीडेशन नंबर बताए, हालांकि इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन ऑक्साइड भी बनाता है, परऑक्साइड भी बनाता है, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। सुपर ऑक्साइड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है, जबकि परऑक्साइड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। लेकिन जब ऑक्साइड की बात करते हो तो ऑक्साइड दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हो सकता है वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हो सकता है वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हो सकता है वो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हो सकता है वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये भी तो हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस हिसाब से आप पता लगाओ, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी पॉसिबल है, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली की ही, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। इसका मतलब आपने कुल मिला के ये जान लिया कि जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालते चले जाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आती चली जाएंगी। अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़वाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगी। उसी तरह से आपने यहाँ बेसिक तरह से समझा कि भाई जब ऑक्सीडेशन स्टेट, जब मेरा ऑक्सीजन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2 हो गई। और इस तरह से अपना 1 2 करके सारे के सारे भी निकाल सकता है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ कंपाउंड में हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1 + 6 पर है, 1 + 6 पर है और 1 -2 पर है। 2 को पकड़ लो इसमें से, ऑक्सीजन फैमिली की लिखी है मैंने, ये है ना, ये भी ध्यान रखना ऑक्सीजन फैमिली की लिखी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन फैमिली में 1 + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और 1 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा किस तरह से बिहेव करेगा। तो +6 वाले को देखो, +6 वाले ने अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपने ऊपर प्लस का 6 चार्ज लिए हुए है। अब मेरे भाई बताओ, प्लस का 6 चार्ज है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्या करने की कोशिश करेगा? किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा इस तरह का कंपाउंड, जिसमें प्लस का 6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर का। तो इस तरह का कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का प्लस का 6 होगा, तो वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ना, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि +6 पे पहुंचा हुआ। जब दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे का क्या करना शुरू कर देगा? ऑक्सीडेशन। और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर क्या होता है? कोरोसिव, मतलब वो जलाते हैं, वो डिहाइड्रेट करते हैं सामने वाले को। तो इसका मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पाई गई ऑक्सीजन फैमिली में तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सही है। अब इसकी बात कर लो, ये -2 है, ये -2 है, इनने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए। अभी ये -2 वाला अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा ना, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने बताया ऑक्सीजन फैमिली का। जरा हैलोजन फैमिली की बात करो, हैलोजन फैमिली का आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसा कोई इमेजिनरी कंपाउंड मिल गया जिसमें हैलोजन के कोई भी एलिमेंट है हैलोजन का, सपोज दैट मेरे पास
मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है मेरे पास, और आयोडीन में जो है प्लस का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो प्लस का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना ये, क्योंकि दूसरे से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले करके अपना रिडक्शन करेगा, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें +7 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें प्लस का 5 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप कहोगे यार ये पॉसिबल है क्या प्लस का 5, क्या पॉसिबल है क्या प्लस का 6, क्या पॉसिबल है क्या प्लस का 7? तो मैं भाई प्लस का 7 इनके फॉर्मूले दिखाता हूँ आपको। देखो पॉसिबल दिखाता हूँ, पॉसिबल है भाई, ये जो बोल दिया वो है पॉसिबल। देखो पॉसिबल कैसे दिखाता हूँ, देखो ऑक्सीजन फैमिली का ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, कुछ देर पहले ये देखा था, क्या देखा था आपने, ये देखा था कि सल्फर से इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो सल्फर में प्लस का 1, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने तो यहाँ भी प्लस का 1, ऑक्सीजन वहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो प्लस का 2, नीचे वाली ऑक्सीजन माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो इस पे प्लस का 2। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज कितना आ गया, प्लस का 6। अब मुझे बताओ सल्फर ग्रुप के अंदर मैक्सिमम है भाई प्लस का 6, ऑक्सीजन फैमिली में मैक्सिमम है प्लस का 6। अब प्लस का 6 वाला कंपाउंड किस तरह से बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो एसिड है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग। तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी। आपको ना इस वीडियो में हजारों क्वेश्चन के चुप्पा आंसर मिल जाएंगे अगर आप तलाश करने की कोशिश करेंगे तो H2SO4 ये एसिड की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फर है ना वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरे का, और जब दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका मतलब ये है दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दिया भाई आपने। ठीक है, ये वाला बता दिया मैंने। आप कह रहे थे कि भाई आप मुझे जरा नाइट्रोजन फैमिली का बता दो, तो नाइट्रोजन फैमिली का एक नाइट्रोजन का ही कंपाउंड ले लो ना आप, HNO3। ठीक है भाई, जरा इसका स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं, बना लो इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन है, एक तरफ लगी हुई है OH, ठीक है, OH लग गई, O भी चली गई और H भी O भी चली गई, H भी चली गई, तो O कितने बचे, 2 O बचे, 2 O बचे, ये आ गई, एक O ये आ गया और एक O ये आ गया। आप कहोगे नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है, तो फिर ये आपने क्या दिखा दिया। तो भाई साहब कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। जब किसी एटम की अपनी खुद की ग्राउंड स्टेट भर जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करती है, फिर डोनेट करने की ताकत रखती है। लो मैंने ले लिया, इसने अपने 3 बॉन्ड 2 इससे और 1 इससे पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास लोन पेयर की फॉर्म में थे वो इसे दे दिए। अब देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ देखो ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो नाइट्रोजन ने प्लस का 2 आ गया, ऐसे ही नीचे वाली ऑक्सीजन ने माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ऐसे ही प्लस का 2 और आ गया। इस वाली ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, ऐसे ही प्लस का 1 और आ गया। टोटल जोड़ो कितना आ गया इसके पास, टोटल आ गया प्लस का 5। तो क्या ये वाली बात मैं आपसे चिल्ला कर कह नहीं रहा था कि नाइट्रोजन फैमिली में प्लस का 5 मैक्सिमम पॉसिबल है, और जब ये पॉसिबल होगी तो इसका ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा कोरोसिव नेचर का होगा, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या आपको पता नहीं है नाइट्रिक एसिड कितना खतरनाक होता है। नाइट्रिक एसिड के अंदर अगर आप मेटल को डाल दोगे ना तो मेटल भी गल जाता है, उसके अंदर से हाइड्रोजन निकलनी शुरू हो जाती है मेरे भाई। तो ये है बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप किसी का भी पता लगा सकते हो, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आप कोई सा भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। मैं आपको अब ल्यूसेंट का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर में ही सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देख चुके हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि भाई कुछ भी नहीं है एमसीक्यू के अंदर, इतनी स्पीड से हो जाएंगे। एक्चुअल में मैं पहले इस लेक्चर को ना एमसीक्यू के अंदर ही ले लिया करता था, लेकिन अब मैं पहले स्पेशली एक ब्रीफ लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को उससे मदद मिले, फिर एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा ताकि मज़ा डबल हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।